Problem-based lecture on an approach to the sad mood. So before going to the basic problem, let us revise the previous lecture. What is mode? Anyone interested student can write the answer in the chat box. What is mode? इससे पहले कि मैं वॉलंटियरली जो है ये आपका ऑप्शन खत्म करके आपको नॉमिनेट करूं, इससे बेहतर है कि आप लोग खुद वॉलंटियरली चैट बॉक्स में बताएं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहे. व्हाट इज मोड? जी भाई, कोई बताना नहीं चाहता आप में से? जी, अफसा अली कहती हैं सस्टेन्ड आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल इमोशन. वेरी गुड. एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. ओके, हफ्सा अली ने क्लियर कर दी वो बात कि इट इज अ सस्टेन्ड आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इंटरनल इमोशंस. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड. मोड जो होता है साइकियाट्री में अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करता है. कुछ होते हैं चीयरफुल मोड, कुछ होते हैं इलेटेड मोड, कुछ होते हैं यूफोरिक मोड, कहीं होते हैं ईस्टैटिक मोड, कहीं हम कहते हैं ब्लंट मोड, कुछ होते हैं आपके रिस्ट्रिक्टेड मोड, कुछ है फ्लैट मोड, इनकॉर्पोरेंट मोड और सेड मोड. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड. सबसे पहला जो था वो था चीयरफुल मोड. चीयरफुल मोड किसे कहते हैं? जब हैप्पी एक्सप्रेशन दे रहा है, जब किसी का चेहरा जो है वो खुश है. मैं कह रहा हूँ चेहरा खुश है, हैप्पी एक्सप्रेशन ला रहे हैं. यूफोरिक मोड क्या है? यूफोरिक मोड मीन्स इंटरनल हैप्पीनेस, यानी कि उसका जो है वो खुशी जो है अंदरूनी खुशी जाहिर हो रही है. चीयरफुल मोड में सिर्फ हैप्पी एक्सप्रेशन थे. यूफोरिक मोड में वो इंटरनल हैप्पीनेस है. इलेटेड मोड में दोनों चीजें होंगी, यानी कि यूनिकली हैप्पी होगा, हैप्पी एक्सप्रेशन विद इंटरनल हैप्पीनेस होगी. ईस्टैटिक मोड हम किसे कहते हैं? ईस्टैटिक मोड मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सुपीरियर देन अदर. कि जो हम एक गैदरिंग में अगर बैठे हैं तो कोई एक बंदा ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होगा जैसे मैं सबसे आला तर हूँ, एक आला दर्जे पे बैठा हूँ, तो उस मोड को हम कहते हैं ईस्टैटिक मोड, द एक्सप्रेशन ऑफ सुपीरियर देन अदर्स. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो है ब्लंट मोड. ब्लंट मोड होता है लेस एक्सप्रेसिव मोड. लेस एक्सप्रेसिव मोड उसे कहते हैं जैसे अगर मैटर है कि आपको हंसना है, कोई ऐसी बात गैदरिंग में हो गई जिसमें आपको हंसना है लेकिन सिर्फ स्माइल कर रहा है वो, इसका मतलब वो लेस एक्सप्रेसिव है, तो ये ब्लंट मोड है. इसके बाद आ जाता है रिस्ट्रिक्टिव मोड. रिस्ट्रिक्टिव मोड से क्या मुराद है? उसने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया हुआ है, वो एक्सप्रेशन देना नहीं चाहता. अगर इसको देखें तो इट इज इंटेंशनली एक्सप्रेशन लेस फेस, वो इंटेंशनली अपने एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है. जी, इकरा मेमन का जवाब मोड इज द इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशनल स्टेट. गुड. द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन. ठीक है जी. तो हम कहाँ थे? ब्लंट मोड के बाद हम आ गए थे रिस्ट्रिक्टिव मोड में. इंटेंशनली अनएक्सप्रेसिव मतलब किसी भी बात पे वो रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर वो ट्राई भी करता है तो भी खुद को वो रोक रहा है कि मुझे यहाँ हंसने वाली बात है, मुझे यहाँ हंसना नहीं है. इसके बाद आता है फ्लैट मोड. फ्लैट मोड से मुराद है एक्सप्रेशन लेस मोड, ऐसा मोड जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आते. ठीक है, यहाँ हम अगर बात करें हमारे एक प्रोफेसर साहब की, तो उनका मोड अगर आप देखेंगे वो हर एक कंडीशन में हमेशा वो फ्लैट रहता है, तो एक्सप्रेशन लेस रहता है. खुशी की बात पे वो खुश नहीं होंगे,
दुख की बात पे वो अनहैप्पी मोड नहीं दिखाएंगे आपको, एक ही तरह का मोड उनका चलता रहेगा, तो हम कहते हैं फ्लैट मोड। इसके बाद आता है इनकॉग्वेंट मोड। इनकॉग्वेंट मोड नाम से ये है कि जो एक्सप्रेशन है दे विल नॉट टेली दी सिचुएशन। ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जो सिचुएशन को टैली नहीं कर रहे या सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर आप लें कि अगर कोई ऐसी बात है, दुख वाली बात है, तो वहां वो हंस रहा होगा। अगर हंसने वाली बात है तो वहां वो रो रहा होगा। तो इसे कहते हैं इनकॉग्वेंट मोड। एंड में आता है सैड मोड। सैड मोड मीन्स अनहैप्पी एक्सप्रेशन। सैड मोड तब होगा जब एक बंदा अनहैप्पी एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड आपको क्लियर है। आज जिससे हम कंसर्न है वो है सैड मोड। एज वन सिनेरियो, एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। प्रॉब्लम ये है कि 22 years old female by profession accountant referred by the general practitioner to the psychiatry OPD with the complaint of fatigue, loss of interest in the surroundings and sad mood. On inquiry, patient also complains of the decreased sleep, the decreased appetite, hopelessness, and she said she wants to end this life. She is not feeling good with whatever she has. तो एक 22 साल की नौजवान खातून है जो कि अकाउंटेंट है, इनकी जीपी ने इनको सेक्रेटरी में रेफर किया है। क्यों रेफर किया है? क्योंकि इनकी कुछ शिकायतें हैं। सबसे पहली शिकायत ये है कि इनको फटीग है, थकान रहती है। दूसरी ये है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन दी सराउंडिंग्स है, इनको जो अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं उसमें दिलचस्पी नहीं है। और मोड सैड है। सैड मोड क्या है? अनहैप्पी एक्सप्रेशन दे रही हैं ये। जब साइकियाट्रिस्ट ने मजीद इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि इनको नींद भी कम आती है, इनको भूख भी कम लगती है, नाउम्मीदी के शिकार हैं ये, और ये अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो कुछ भी है वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो जब ये सारे सिम्टम्स हमारे जहन में आते हैं तो कुछ सवालात आते हैं। और सवालात क्या है? सबसे पहला सवाल है व्हाट इज योर डायग्नोसिस। आज इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व ऐसे करना है कि क्या है, इससे डायग्नोसिस हमें क्या मिल रही है। व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ द डायग्नोज्ड डिजीज। ये जो बीमारी जो आपके जहन में आ रही है इसके दूसरे फीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द पॉसिबल काजेज, इस बीमारी के असबाब क्या हो सकते हैं। एंड हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, और इस मरीज को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो आज जो हमारा जो भी लेक्चर है वो इस प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इस प्रॉब्लम को लेकर हम ये सारे स्टेप्स इसके कवर करेंगे और इस हर एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन मिलकर ढूंढेंगे। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज योर डायग्नोसिस। आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई जो जो आपके जहन में आ रहा है ये सिम्टम सुन के, क्योंकि ये सिम्टम मैंने पढ़ाया है, आप इसका जवाब बताएं, चैट बॉक्स में बताएं, माइक ऑन करके बताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओह ग्रेट, सब कह रहे हैं ये डिप्रेशन है। चलें जी, माशाल्लाह, इसका मतलब है आज सब मेरे साथ हैं आप लोग। अदर फीचर्स भी किसी ने बता दिए, गुलशन कुमारी ने, कि लॉस ऑफ लिबिडो, लो सेल्फ एस्टीम, एजिटेशन, गुड। लेकिन अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो इसका जवाब आप सब लोग बिल्कुल सही हैं। इस मरीज को जो है वो डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन क्यों है, हम सब ने ये वर्ड क्यों सोचा, कौन से ऐसे फीचर्स हैं which are favoring the diagnosis of depression। पहला फीचर, इसको फटीग है, थकान होती है। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग,
अपने इर्द गिर्द वाले माहौल में इनको दिलचस्पी नहीं है। तीसरा, इनका मूड अनहैप्पी है, सैड है। डिक्रीज एपेटाइट है, भूख कम लग रही है। डिक्रीज स्लीप, नींद कम आ रही है। होपलेसनेस है, नाउमीदगी है। और सुसाइडल आइडिएशन है, ये अपना खुद की जिंदगी को खत्म करना चाह रही थी। तो जब ये सारे फीचर्स हमने पढ़े तो ये हमें फेवर करें कि इस मरीज को डिप्रेशन है। यहाँ पे जो 1, 2 और 3 पे जो फीचर्स हैं इनको हम कहते हैं, ये जो हैं ये एब्सोल्यूट फीचर्स हैं डिप्रेशन के। जिस भी मरीज में ये 3 फीचर्स हैं तो आप डिप्रेशन के लिए श्योर हो जाते हैं। रिमेनिंग जो फीचर्स हैं जैसे डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज स्लीप, होपलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन, ये सारे रिलेटिव फीचर्स हैं उसके। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ डिप्रेशन? तो डिक्रीज्ड लिबिडो और सेक्सुअल डिजायर, लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम से क्या मुराद था? वो खुद को दूसरों से कमतर समझेगा, उसके अंदर कोई काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक्सेसिव गिल्ट, हर बात में खुद को कसूरवार ठहराएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि अगर कभी गलती से दूध भी उसके हाथ से गिर गया तो उसके ऊपर भी बैठकर वो सोचेगा इसमें मेरी गलती थी, मैंने इसको सही हैंडल नहीं किया था, या रेफ्रिजरेटर से सही तरीके से नहीं निकाला था, मेरे हाथ कांपना भी मेरी गलती है, अगर मुझे धक्का लगा और दूध गिरा तो वो भी मेरी गलती है। इसी तरीके से होपलेसनेस, नाउम्मीदगी होगी, उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं होगी। हेल्पलेसनेस, किसी से कोई मदद न मिलने की भी उम्मीद होगी। और एजिटेशन, गुस्सा बहुत होगा उसमें। ये भी जो रिमेनिंग हमने पढ़े ये सारे रिलेटिव फीचर्स हैं डिप्रेशन के। तो भाई अब जल्दी से असेस कर लें किस किस में ये फीचर्स आ रहे हैं आपने। थर्ड क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन? अगर हम कहते हैं डिप्रेशन किसी को हो रही है तो उसके पीछे क्या सबब है, क्यों होती है डिप्रेशन? तो ये भी ट्राइएड है। Etiology of depression is divided into biological factors, psychological factors and social factors. अगर सबसे पहली बात हम इनकी करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो कौन से होंगे? जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होगा सच एज ट्रिप्टोफैन, सीरोटोनिन, इसके अलावा जो है हमारे पास डोपामीन है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है और हाइपर कार्टिसोलीमिया है। उसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस हैं आपके पास, कुछ फिजिकल डिजीजेस हैं और अल्कोहल है। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ, अगर एक BCQ आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिप्रेसिंग ड्रग, तो अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द टॉप मोस्ट डिप्रेसिंग ड्रग है। अल्कोहल जो भी पीते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, बैक आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स पे। तो जेनेटिक फैक्टर्स में ये पॉलीजेनिक है, लेकिन इस वक्त ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो पॉलीजीन्स कौन से हैं, लेकिन ये पॉलीजेनिक है। अगर पेरेंट्स में किसी को डिप्रेशन है तो उसके बच्चों में यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में डिप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो अराउंड 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू नॉन इफेक्टेड। तो 3 टाइम्स रिस्क है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में। सेकंड बात करते हैं, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो 30 to 60% चांस है कि अगर एक ट्विन को डिप्रेशन है तो दूसरे को भी डिप्रेशन होगी। अब बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स की, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बता दें? ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, लेकिन जब भी डाइटरी ट्रिप्टोफैन की आप डिप्लीशन हो जाएगी तो इट विल लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मोनोअमाइन्स। नंबर 2, serotonin, depletion of the serotonin due to the down regulation of the serotonin receptor। अब serotonin receptors कौन से हैं?
5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 1 एंड 2। जब उन रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन होगी तो सेरोटोनिन कम हो जाएगा। ये इटियोलॉजी याद करना जरूरी है क्योंकि आगे जो ट्रीटमेंट है उस इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पे बेस्ड है। थर्ड पे अगर हम आ जाएं तो क्या है, हमने कहा था डोपामीन का रोल है। डोपामीन की डिप्लीशन हो जाती है, तो डोपामीन डिप्लीट होता है, सेरोटोनिन डिप्लीट होता है, मोनोअमाइन्स कम होते हैं क्योंकि ट्रिप्टोफेन की डिप्लीशन है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाद क्या आती है, हाइपर कार्टिसोलीनिया। इट मीन इंक्रीज इन द कार्टिसोल लेवल एज इन केस ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। आप लोगों ने जब कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा था, डॉक्टर किरण ने आपको पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया होगा कि डिप्रेशन इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। तो कार्टिसोल लेवल जब बढ़ेगा तो डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं कि स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस क्या है। खास तौर पे जो ब्रेन के एरियाज हैं उसमें हिप्पोकैम्पस है। अगर हिप्पोकैम्पस किसी का इफेक्ट होता है या जिस हिप्पोकैम्पस वाले ब्रेन में रिड्यूस्ड हो जाती है न्यू न्यूरोनल ग्रोथ, तो वहां पर भी डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिजिकल डिजीजेज में स्पेशली हम रखते हैं वो डिजीजेज जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, स्टिग्मेटाइजिंग डिजीजेज हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल डिजीजेज हैं। जैसे कि कैंसर है किसी को, अगर किसी को कैंसर है जिसकी वजह से दर्द बहुत शदीद है, या किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है जो एसाइटिस के साथ हॉस्पिटल में आ रहा है, हेपेटिक एनकेफ के साथ आ रहा है, वेरिसियल हेमरेज के साथ आ रहा है, तो उसको क्या होगा, वो जो क्रॉनिक उसकी डिजीज का कोर्स है, जो पेन उस डिजीज में बर्दाश्त कर रहा है, जो सिम्टम्स वो अपने सामने देख रहा है, या उनकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, उनको देखकर भी बंदा डिप्रेशन में जाता है। लास्ट में अल्कोहल, अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं तो वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ दो चीजें होती हैं। सबसे पहली जो होती है, स्लीप पैटर्न इफेक्ट हो आपका। स्लीप पैटर्न में शॉर्ट एंड अगर रेम लेटेंसी हो। अब रेम लेटेंसी क्या है, रेम लेटेंसी हम कहते हैं कि ऑनसेट ऑफ द रेम स्लीप आफ्टर द आई क्लोजर, या समझ लें कि a reduced time between the onset of the sleep and the REM sleep। तो ये reduced हो, अगर REM latency कम हो तो, या फिर आपके पास डिक्रीज हो स्लो वेव स्लीप, तो ये दोनों डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। दूसरा है अगर मेंटल, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हो, चाइल्डहुड में हो या उसको नेग्लेक्ट किया जाए, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार करती है। जैसे अक्सर आपने देखे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं अपने वालिदैन से करने के लिए। अगर दोनों पेरेंट्स उनके वर्किंग हैं, जब वो चाहते हैं कि अपने स्कूल की सारी बातें उनके साथ बैठकर उनको बताएं, उनको समझाएं, तो पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे रहे होते हैं। कभी बच्चे चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ खेलें, लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, बिजी होने की वजह से कभी कभार उन्हें डांट देते हैं। तो ये सारे जो है वो मेंटल फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं कहाँ पे, डिप्रेशन पे। कभी कभी ये होता है कि वो जो फिजिकल, जैसे कि अगर फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनकी, पेरेंट्स उनको ये भी फिजिकल एक्टिविटीज में टाइम नहीं दे रहे, उनके साथ खेलना, बाहर जाना, उनके साथ डिनर करना, ये सारी चीजें नहीं होती, उनको बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, तो ये चीजें भी आपको डिप्रेशन की तरफ उसको अडल्टहुड में ले जाएंगी। तो मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज और नेग्लेक्ट। अच्छा, लास्ट में आता है बोथ न्यूरोटिक एंड परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी। जैसे हमने आमिर खान के बारे में सुना है कि इंडिया में एक ही है जो परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी है। अब परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी से क्या मुराद है, जैसे अगर मैंने ये एक स्लाइड बनाई है आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसकी प्रॉपर सेटिंग रखी होगी कि भाई इसके कलर कॉम्बिनेशन कैसा हो, इसकी फॉन्ट साइज कैसी हो,
इसकी जो है वो फॉन्ट का कलर कैसा हो, इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मेरा लुक कैसा होना चाहिए लेक्चर के टाइम पे। अगर मैं हर एक चीज को प्रॉपरली प्लान कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी है मुझ में, और जो परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी वाले हैं वो डिप्रेशन के रिस्क पे होते हैं। अब आ जाते हैं सोशल फैक्टर्स पे। सोशल फैक्टर से क्या मुराद है? सबसे पहला सोशल फैक्टर इस वक्त हमारे पास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जहां है वो डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। लॉस ऑफ लव्ड वन, अपने प्यारों की मौत हो जाए या कोई अपने प्यारों से बिछड़ जाए तो वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। डाइवोर्स्ड लेडीज या फिर जो सेपरेटेड हैं लेडीज या जेंट्स, तो उनमें भी डिप्रेशन का रिस्क है। इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज उनको होती हैं विद क्लोज टू द पेशेंट, यानी कि जो अपने रिश्ते, अगर शादीशुदा हजरात हैं तो वो आपस में जो अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते, उसमें एग्रेशन ज्यादा होती है। माँ और बेटे के बीच में रिश्ता है उसमें अगर एग्रेशन हो रही है, बाप बेटे के बीच में रिश्ता है उसमें एग्रेशन है, उसमें कंफ्यूजन है। तो जब इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, इंटर रिलेशनशिप डिफिकल्टीज आती हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ लव्ड वन, डाइवोर्स और सेपरेशन, इंटरपर्सनल और इंटर रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन क्लियर है या आपका कोई क्वेश्चन है? तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी, अलविशा के सुसाइडल थॉट्स और लॉस ऑफ एपेटाइट, गुड, ये तो प्रीवियस आंसर्स हैं। एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन अगर आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, अच्छा, repeat psychological factors. Okay, so repeat the social factors. Okay, फिर से रिपीट करा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में नोट करने चीजें ये, स्लीप पैटर्न का डिप्रेशन। ओके, ये भी लेते हैं आपका सवाल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या था? जेनेटिक फैक्टर। नंबर 2, रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या था? सेरोटोनिन डिप्लीशन, ट्रिप्टोफेन लीडिंग टू मोनोअमाइन डिप्लीशन, और थर्ड पे था डोपामीन डिप्लीशन। थर्ड फैक्टर था इंक्रीज इन कार्टिसोल लेवल और हाइपर कार्टिसोलीमिया, स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस like no neuronal growth in the hippocampus and alcohol। ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो क्रॉनिक हैं और स्टिग्मेटाइजिंग है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में डिफरेंट स्लीप पैटर्न, जिसमें खास तौर पे शॉर्ट एंड स्लीप लेटेंसी था, और दूसरा डिक्रीज्ड स्लो वेव स्लीप। सेकंड क्या था? मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज और नेग्लेक्ट इन द चाइल्डहुड, और थर्ड था बोथ द परफेक्शनिस्ट एंड द इमोशनल पर्सनैलिटी। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। इसमें जब मैंने स्लीप पैटर्न की बात की, इसको समझने के लिए मैं पूरा स्लीप की वो पता होना चाहिए कि रेम स्लीप क्या है, नॉन रेम स्लीप क्या है, ये आपने फिजियोलॉजी में इसको क्लियर किया होगा। फिलहाल ये आपको सिंपल बता दूं, हमने कहा शॉर्ट एंड स्लीप लेटेंसी, जो रेम लेटेंसी है वो क्या है? इसको कहते हैं रिड्यूस टाइम हो बिटवीन द ऑनसेट ऑफ द स्लीप एंड द रेम स्लीप। क्योंकि जब भी हम नींद में जाते हैं, स्लीप में जाते हैं, स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा? रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो आपकी जो ऑनसेट ऑफ स्लीप है, जब आप सोने जा रहे हैं, वहां से लेकर रेम स्लीप के आने तक, उस स्टेज के आने तक जो पीरियड है, अगर वो बड़ा शॉर्ट होने का मकसद क्या होता है कि जब रेम स्लीप तक आप जा रहे होते हैं तो उसके बीच में भी आपका ब्रेन जो है वो अवेयर होता है।
उसके पीरियड के शॉर्ट होने से वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। स्लो वेव स्लीप अगर आपकी कम है तो भी आपके डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, कि वो लोग जो जल्दी स्लीप के उस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं तो वो रिस्क बढ़ जाता है। अब ये देखें, ये सारे रिस्क हैं, ये अभी तक प्रूव्ड थियोलॉजीज नहीं है। एक स्टडी करवाई गई ग्रुप पे, उसके स्लीप पैटर्न्स को असेस किया गया, जिनके अंदर जो डिप्रेशन था, डिप्रेशन वालों में ये स्लीप पैटर्न हमें मिले। हमने कहा कि भाई अगर 100 में से 80 लोगों में ये स्लीप पैटर्न है तो इसका मतलब है कि ये स्लीप पैटर्न डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हैं। दूसरा जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज आर निग्लेक्ट। थर्ड क्या था? परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी। अब आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। सोशल फैक्टर पे सबसे पहला था अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है। नंबर 2, लॉस ऑफ लव्ड वन है आपके पास। थर्ड, किसी के साथ सेपरेशन है, डाइवोर्स्ड है। फोर्थ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है, या इंटर रिलेशनशिप डिफिकल्टीज है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल वी ट्रीट द डिप्रेशन। हम इस डिप्रेशन को ट्रीट कैसे करेंगे? तो हमारे पास 3 मोडालिटीज हैं। पहली मोडालिटी क्या है? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकंड इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड द थर्ड इज द सोशल ट्रीटमेंट। 3 मोडालिटीज पे हम काम करेंगे। सबसे पहली मोडालिटी लेते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। ये प्योर साइकियाट्रिस्ट का काम है। हमें सिर्फ नाम याद रखने के, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सीबीटी एंड साइकोथेरेपी। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें याद रखनी है, ये होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी हैं? There are 5 groups of antidepressant drugs, जो मैंने कल भी आपसे पूछा था और आज भी फिर हम आपसे वही रिपीट करवा रहे हैं। पहला ग्रुप क्या है? SSRI। बड़ा कॉमनली यूज हुआ था, एक फिल्म भी आई थी बॉलीवुड, जहाँ एक लड़की थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, टेक्निकल दिमाग की थी, साइंटिस्ट थी। आई थिंक सिस्टर ऑफ प्रियंका चोपड़ा, आपने फिल्म देखी होगी। तो वो बार बार SSRI लेती थी, थोड़ी थोड़ी बात पे वो SSRI, जब भी परेशान होती थी, रोने लगती थी, तो वॉशरूम में जाके वो एक डब्बी निकालती थी, उससे टैबलेट लेती थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था SSRI। तो जो फिल्म में मेन लीड में था लड़का, वो क्या कहता है, ये तुम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रही हो। जब एक्टर्स नाम याद रख सकते हैं तो हम डॉक्टर कम से कम नाम याद रखें। SSRI क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और इस ग्रुप में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं? फ्लुक्सेटीन, इसिटालोप्राम और सेट्रिलिन। हर ग्रुप में कम से कम 3 ड्रग्स के नाम याद रखें। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ये NSRIs, नॉन एपिनेफ्रीन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इसमें 2 नाम, ड्यूलॉक्स्टिन एंड वेनालाफेक्सिन। तीसरा TCA, इट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें एमिट्रिप्टिलीन, इमिप्रामीन एंड क्लोमिप्रामीन, या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मायो इनहिबिटर्स, फिनालाजीन एंड टेनाइलसाइप्रामीन। अटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स में ब्यूप्रोपियोन एंड मिराटाजेपिन। अटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, आप सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने इटियोलॉजी में पढ़ा था कि यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ सेरोटोनिन है। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन जो रिसेप्टर्स हैं, जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स हैं, उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है।
तो अब ये क्या करेंगी, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सीरोटोनिन आपकी बॉडी में या न्यूरॉन्स में मौजूद है उसकी अपटेक को रोक देंगे। इसी तरीके से ये डिफरेंट नॉरएपिनेफ्रिन सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। टीसीए क्या करेंगे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इनका भी रोल इस तरीके से आता है। मायो इनहिबिटर्स क्योंकि मोनोअमाइन की डिप्लीशन है, तो इसलिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं ताकि वो मोनोअमाइन को डिस्ट्रॉय ना करें। खैर हम इस वक्त आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते, कम से कम ग्रुप्स के नाम, उसके अंदर 3 ड्रग्स के नाम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद होने चाहिए। मैं इनकी ड्रग्स की डिटेल में या फार्माकोलॉजी में अभी नहीं जाना चाहता, वरना एक और लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, सोशल ट्रीटमेंट। सोशल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, फैमिली की काउंसलिंग करनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स एंड क्लब्स में होंगे। वो वहां पर वक्त गुजारेंगे, ऐसे क्लब्स जो डिप्रेशन क्लब्स हैं, जहाँ अलग अलग लोग आपस में बैठते हैं डिप्रेशन के, और एक साइकोथेरेपिस्ट उनको लीड करता है। वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस वहां शेयर करते हैं, और एट द एंड हमारे पास आ जाता है एक आखिरी ऑप्शन उस डिप्रेस्ड मरीज के लिए, जो डिप्रेस्ड मरीज जो है आपकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आपकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, आपकी सोशल ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ECT। ठीक है, तो ECT के लिए पहली इंडिकेशन क्या है, जब अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट हो टू एडिक्वेट ट्रायल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सोशल ट्रीटमेंट। नंबर सेकंड ये होगा कंट्राइंडिकेशन टू द यूज ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग such as first trimester of pregnancy, and the patient is at immediate risk of suicide. आपको लगता है कि अब मरीज सुसाइड कर ही देगा, उसके लिए ECT। और a patient who needs urgent recovery from depression। ठीक है जी। So this is, every thought is a battle, every breath is a war, and I don't think I'm winning anymore। ये थॉट्स होती हैं एक डिप्रेस्ड माइंड में, उसको अपनी हर एक सोच एक बाकायदे जंग की तरह लग रही है, उसकी हर एक सांस जो उससे लड़ाइयाँ कर रही है, और उससे ये लगता है कि वो अब जीत नहीं पाएगा। जब इस किस्म की थॉट आती है तो उसे हम कहते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन है, उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। ये वो थॉट्स हैं जो डिप्रेस्ड माइंड में बार बार आती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ताकि हम इस सेशन को एंड कर सकें। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड डे। आज इस सेक्रेटरी का हमारा जो था वो लास्ट लेक्चर था यहाँ पे। इसके बाद मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे रोटेशन भी लास्ट है। गुड लक एंड टेक केयर।